हेलो स्टूडेंट, संकीर्ति हिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस टॉपिक के बारे में बेटा हम बात करेंगे ये कोई टॉपिक नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप लीगल हिस्ट्री स्टार्ट करते हो तो आपको उसका सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है कि आप उसके सिलेबस को ब्रीफ से समझें, फिर उसके बाद आपकी हर एक यूनिट में क्या क्या दिया गया है उसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट करें। ये इसके लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसका पहला जो उसकी प्रिपरेशन में फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि हम उसके सिलेबस को अच्छे से पढ़ें, रीड करें। ठीक है, आज फिर हम इसलिए आज हम क्या है आपके BA LLB के सेमेस्टर 4 की, ये आपके किसी भी सेमेस्टर में हो सकता है, और हिस्ट्री फर्स्ट की बात करते हैं क्योंकि हिस्ट्री 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हिस्ट्री फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, आपकी लीगल हिस्ट्री। तो आज हम फर्स्ट पार्ट का रिव्यू लेंगे। ओके, देखो जो हिस्ट्री फर्स्ट है उसकी यूनिट फर्स्ट है वो हिस्ट्री एंड लॉ, उसका जो टॉपिक का यूनिट का नाम है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसमें हमें पढ़ना है रिलेवेंसेस ऑफ हिस्ट्री टू लॉ, कि लॉ और हिस्ट्री का क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले आपको ये टॉपिक स्टार्ट करते हुए हो सकता है कि हिस्ट्री आपके 12th में ना रहा हो, आप साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो उससे पहले जो मैं आपको इसमें मैं ये आपको पूरा सिलेबस कराऊँगी अपनी ऑनलाइन संकीर्ति हिस्ट्री क्लासेस में। आप इसकी हेल्प भी ले सकते हो और आपके टीचर्स तो आपके कॉलेज में होंगे ही। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या समझना होगा कि हिस्ट्री है क्या, व्हाट इज़ हिस्ट्री। उसके बाद हमें देखना होगा कि हिस्ट्री और लॉ का आपस में क्या रिलेशन है, जिसमें हम किस तरीके से इसको एक साथ कंबाइन करके हम रीड करेंगे। उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की। तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है क्या, फिर किस तरीके से रिलेवेंस है हिस्ट्री लॉ के लिए, क्या ज़रूरत है कि अगर आप एक लॉयर बनने वाले हो तो आपको हिस्ट्री की नॉलेज हो। उसके लिए डिटेल में हम तब कराएंगे क्योंकि हमें जानना ज़रूरी है कि एंशिएंट टाइम में, मिडीवल टाइम में कि किस तरीके से हमारी लीगल हिस्ट्री डेवलप हुई, लॉ के क्या सोर्सेज थे और वो सब कुछ। ठीक है बेटा। रीथिंकिंग हिस्ट्री का मतलब है बेटा कि हिस्ट्री के बारे में जो हिस्टोरियंस हैं, जो पहले जैसे एक हिस्टोरियन ने हिस्ट्री लिख दी, ठीक है, फिर उसके बारे में दूसरे हिस्टोरियन ने क्या सोचा या हमारी थिंकिंग क्या है उसके बारे में, हम रीथिंक मतलब दोबारा थिंक करके क्या सोच रहे हैं उस बारे में कि क्या हुआ, कैसे हुआ है। हिस्टोरियन क्राफ्ट का मतलब है कि क्राफ्टिंग आप करते हो सजादा जाके वो करके। तो जब हम हिस्ट्री लिखते हैं तो उसको लिखने का अलग अलग तरीका होता है, हर एक जो हिस्टोरियन है वो हिस्ट्री को अलग वे में लिखता है, तो उसकी क्राफ्ट उसके बारे में भी हम क्या है देखेंगे। इंडियन हिस्टोग्राफी ये अप्रोचेस दे रखे हैं। ठीक है, इसके बाद कि हर एक हिस्टोरी की, जैसे इंडियन हिस्टोग्राफी जो इतिहास लेखन हुआ है, जो हिस्ट्री का जो राइटिंग हुई है कि उस पर क्या क्या अप्रोचेस रही हैं, कि सारे हिस्टोरियंस की क्या बात करें, हम अगर अपने फैमिली में भी 4-5 मेंबर हैं तो हमारे जो सोचने का तरीका होता है, हमें एक टॉपिक दिया जाए तो हर एक मेंबर एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करेगा, एक ही एक्सीडेंट को, एक ही इंसिडेंट को, कुछ भी हो। तो उसी तरीके से जो हिस्टोग्राफी में कि हर एक हिस्टोरियन ने अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग हिस्ट्री को लिखने का ट्राई किया है या लिखा है, और उस पर क्या है कि हमने उनके ग्रुप डिवाइड कर दिया, उनकी अप्रोचेस जिस तरीके की रही है। जैसे 1857 रिवॉल्यूशन नेशनल मूवमेंट की बात करें, वहाँ से जैसे इंडियन हिस्टोग्राफी को देखते हैं तो उसके लिए अलग अलग हिस्टोरियंस की अलग अलग अप्रोच रही है। ठीक है, उसमें ओरिएंटलिस्ट हो गई, नेशनलिस्ट हो गई, मार्क्सिस्ट हो गई, तो हम सारी ये अप्रोचेस भी देखेंगे। अब बात करते हैं बेटा सेकेंड यूनिट की, कि सेकेंड यूनिट में क्या है। सेकेंड यूनिट आपकी एंशिएंट से रिलेटेड है। ठीक है, एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड है। इसमें क्या है बेटा कि एंशिएंट इंडिया में जो हमारा सबसे पहले वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट, जो हमारे टॉपिक में दिया हुआ है कि वैदिक सिविलाइजेशन से, वैदिक एज से, जो आर्या पीरियड भी बोला जाता है, उससे स्टार्ट हुआ है। फिर मौर्याज और गुप्ताज के बारे में दिया गया है कि उस टाइम पे स्टेट कैसा था, पॉलिटी कैसी थी, गवर्नेंस कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था, स्टेट के सोर्सेज क्या थे पावर के। इसके अलावा नोशन ऑफ किंग से, उसके बारे में जैसे ब्राह्मणिक, बुद्धिज्म, कौटिल्य की जो थ्योरी आती है कि किंग के बारे में वो क्या क्या सोचते थे, कि किंग कैसा होना चाहिए, स्टेट को कैसा होना चाहिए, किंग को कैसे रूल करना चाहिए, कितनी पावर होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोचेस क्या क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है
कास्ट, क्लास, सोशल तो ये सारी चीज़ें कि फैमिली उस टाइम पे कैसी होती थी। वैदिक एज में जैसे किंगशिप, कास्ट एंड क्लास, सोशल डिफरेंसेस, फैमिली, पैटर्नली रूल्स ऑफ मैरिज, गोत्रा, जातीज, वर्ना, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी एंड जेंडर, कि जेंडर के अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड थे, वुमेन के राइट्स क्या क्या थे, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है बेटा, ये आपकी क्या आता है, सेकेंड यूनिट में आता है। अब बात करते हैं इसके अलावा आपका सेकेंड यूनिट में जो ट्रेडिशन है, ब्राह्मणिज्म की ट्रेडिशन और पॉलिटी कैसी रही, कि ब्राह्मणिज्म जो लोग हैं वो क्या सोचते थे, उनके स्टेट के साथ क्या रिलेशन रहे, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इनकी मेन ट्रेडिशन क्या है। जैसे बुद्धिज़्म की हम देखते हैं कि फ़िलॉसफी क्या है, जैनिज़्म की क्या है, कि जैसे अहिंसा के मार्ग पे जाना है, नॉन वायलेंस की है, कि किस तरीके से जैसे वो बुद्धिज़्म की जो थ्योरी है, ट्रेडिशंस हैं, कि मौर्य के पीरियड में किंग की जो पॉलिसी चेंज करती हैं, कि अशोक के जैसे कैसे एक टाइम पे बिल्कुल पीसफुल लाइफ अपनी स्पेंड करना चाहता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है स्टेट का, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ये आपकी जो लीगल हिस्ट्री है, इसमें आपको वो सब नहीं देखना कि अशोक ने कौन कौन से बैटल लड़े हैं, कब कब लड़े हैं, क्या क्या मेन इंसिडेंट हुए हैं, हमें देखना है कि अशोक ने रूल कैसे किया है, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच कैसी रही है, वो जस्टिस कैसे कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट बेटा आपकी मिडिवल इंडिया से, इसमें किंग एंड देयर कोर्ट्स। तो मेनली जो ऊपर आपको बताया गया है कि आपको मतलब जो इसमें आपको जो रूलर्स दिए गए हैं उनको आपकी बेसिक चीज़ें नहीं पढ़नी जो मेनली नॉर्मल हिस्ट्री में हम करते हैं, कि अगर बात करें कि सल्तनत पीरियड कब से स्टार्ट होता है, फिर वो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, फिर तो हिस्ट्री का अलग सब्जेक्ट बन जाएगा कि इल्तुतमिश से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद कि रजिया सुल्तान आती है और आते जाते हैं, जैसे बलबन आता है, ठीक है, फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, तो काफ़ी सारा हमें जो बेसिक दिया गया है अपने सब्जेक्ट के हिसाब से उन्हीं पॉइंटों को देखना है। जैसे किंग एंड देयर कोर्ट्स में चोलास का जो मेन फीचर्स था कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस, कि किस तरीके से जो उनका स्टेट पे तो था ही, कि किस तरीके से विलेजेस पे उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इस्टेब्लिश था, जो अगर मॉडर्न से मैच करें तो काफ़ी हद तक होता है। पंचायती जो रूल था वो किस तरीके से था। इसके अलावा बेटा कि दिल्ली सल्तनत, थ्योरी ऑफ किंगशिप जो इम्पोर्टेंट है, बलबन की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच क्या थी दिल्ली सल्तनत के टाइम में, और किंगशिप की थ्योरी में हमें दिल्ली सल्तनत में मेनली किसकी देखनी है, बलबन की देखनी है। ठीक है, और विजयनगर स्टेट के जो किंग थे वो किस तरीके से रूल करते थे और उनके कोर्ट्स के क्या फीचर्स थे, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या था। मुगल टाइम पे थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी मेनली इसमें जो हमें देखनी है वो किसकी देखनी है, अकबर की देखनी है, क्योंकि अकबर को क्रेडिट दिया जाता है, हुमायूं और बाबर को तो टाइम नहीं मिला। बाबर को जैसे कि ये सब चीज़ें जो इनकी लाइफ स्पेंड करने का और वो सारा है, वो नॉर्मल हिस्ट्री की जो एक सीरीज चलेगी उसमें हम देखेंगे। लीगल हिस्ट्री में हम देखेंगे कि इनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा था। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है भक्ति सूफी ट्रेडिशन, जैसे बुद्धिज़्म जैनिज़्म का हमने देखा है, इस तरीके से देखेंगे कि इनका जो रिलेशन है वो स्टेट का साथ कैसा था। इसके लिए आप NCERT की 12th की बुक भी देख सकते हैं, है ना। इसके अलावा पीसेंट, जमींदार एंड द स्टेट, मार्केट रिफॉर्म ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी को आप तो किसके लिए याद रखते हो, पद्मावत, ठीक है, कि जो मूवी आई थी कि किस तरीके से चित्तौड़ पे अटैक किया था, पर इसमें हमें देखना है उसका मेनली एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था और जो उसने मार्केट रिफॉर्म्स, अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट रिफॉर्म्स के बाद हम अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में जो पहले हमने देखा था अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का स्ट्रक्चर देखेंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर में उसने क्या क्या रिफॉर्म्स किए थे, किस तरीके से रिवेन्यू सिस्टम और उससे क्या कहते हैं लैंड टैक्सेस वगैरह, और जिसे हिंदी में कहते हैं भूमि की और पैमाइश वगैरह किस तरीके से कराई, तो वो सारी चीज़ें हम करेंगे। जिसके बाद क्या है कि यही सारा कुछ जो अकबर ने एक लैंड सिस्टम सेटअप किया था मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में, काफ़ी सारे रूलर्स ने बाद में वो सेम फॉलो किया था। ठीक है, इस तरीके से आपकी यूनिट 3 हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 में बेटा आपका मेन आपके जो ये है
कॉन्सेप्ट है ये जस्टिस और जुडिशियल सिस्टम से ही जुड़ा हुआ है। ये आपके हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ का क्या है, एक तरीके से बैकग्राउंड प्रिपेयर करेगा। इसमें हम देखेंगे एंशिएंट टाइम में लॉ के क्या क्या सोर्सेज थे, सोर्सेज ऑफ लॉ इन एंशिएंट टाइम, कॉन्सेप्ट एंड सोर्सेज ऑफ धर्मा। कि आपको पता है कि एंशिएंट टाइम में कि अलग से लॉ बुक नहीं थी, हमारी जो सारा ह्यूमन बिहेवियर था उस टाइम पे, जो हमारी सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें तो जो सेटअप थी वो किस पे बेस्ड थी, धर्मा पे बेस्ड थी, 4 वेदास पे बेस्ड थी। इसके अलावा पुराण, इसके अलावा मनुस्मृति और ये सब जो चीज़ें लिखी गई थी। तो हमारा क्या है कि मेनली ट्रेडिशन और गुड कस्टम के बारे में देखेंगे। उस टाइम पे जो किंग्स थे उनके कोर्ट्स किस टाइप के थे, क्या पनिशमेंट देते थे, किस तरीके से रूल लॉ फॉलो होता था, वो सब हम देखेंगे। लॉ और टाइप ऑफ कोर्ट्स एंड प्रोसीजर्स, लीगल थिंकर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड मनु एंड यजनवल्क। तो आपके जो सबसे पहले जो लॉ मैन माने जाते हैं मनु, जिनको फर्स्ट मैन भी बोला जाता है, फर्स्ट किंग भी बोला जाता है, जिन्होंने क्या है कि मनुस्मृति लिखी है, उस जो मेनली क्या है कि हिंदू लॉ का सोर्सेज है। ब्रिटिशर्स ने भी इसको चेंज करवाया था, ठीक है, किस में, इंग्लिश में, जिससे वो क्या है कि हिंदू लॉ की जो हिंदू कस्टम और ट्रेडिशन और जो वो रूल फॉलो करते हैं उनकी क्या है कि नॉलेज ले सकें। तो वो लीगल थिंकर्स यजनवल्का और मनु के बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा मिडीवल टाइम की जो लीगल ट्रेडिशंस रही हैं कि सल्तनत टाइम पे और मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन टाइम पे किस तरीके से जो बादशाह का कोर्ट होता था उसमें किस तरीके से उसने काजी और मुंसिफ जो है कि बना रखे थे, कि जो क्या है सदर आमीन और ये सब थे, कि किस तरीके से पनिशमेंट देते थे। सबसे ऊपर जो सोर्स होता था वो बादशाह होता था, उसके अलावा उलेमास वगैरह होते थे, और किस तरीके किस टाइप की पनिशमेंट मिलती थी, दिया, हद वगैरह। तो ये सारी चीज़ें और साइलेंट फीचर्स ऑफ इस्लामिक क्रिमिनल लॉ के जो फीचर्स हैं कि इस्लामिक लॉ में किस तरीके से किस चीज़ पे बेस्ड था, जो पनिशमेंट दी जाती थी उसके सोर्सेज क्या थे, हनीफ स्कूल ऑफ थॉट। तो हम क्या है कि मिडिवल टाइम में जो भी इस्लामिक लॉ के फीचर्स रहे हैं, ठीक है, मुस्लिम लॉ या क्रिमिनल लॉ जो भी इस्लाम का है, उसके क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या टाइप हैं पनिशमेंट के, किस तरीके से उसको बादशाह और लोगों से फॉलो कराता था, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम किस में देखेंगे, हम 4th यूनिट में देखेंगे। तो ये आपका क्या है कि एक सेमेस्टर का आपका क्या है कि लीगल हिस्ट्री का सिलेबस हो गया। इसी तरीके से मैं क्या है कि लीगल हिस्ट्री का सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है, सेकंड हिस्ट्री है आपकी, वो भी जिसमें क्या है कि हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश होने के बाद किस तरीके से जो हमारी लीगल हिस्ट्री डेवलप होती है, ठीक है। तो आप इससे रिलेटेड ये बुक्स देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ टॉपिक इसके ऐसे हैं जो एनसीईआरटी की बुक में भी मिलते हैं। इसके अलावा मैं जो वीडियो बनाऊंगी वो भी आप उसकी हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है। आप सब अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, वो बहुत ज़रूरी है आपके आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। और अगर आपको ये ऐसी वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो इनको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।